हाँ, ठीक। हम्म। नाम से क्लियर है कि ऑर्थो सेंटर था, लंबकेंद्र त्रिभुज क्या लंबों से बनेगा। तो किसी ट्रायंगल में अगर आप किसी ट्रायंगल में उसके शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को देखें, तो जो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, तो वो त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये आपका ए बी सी, और इस ए बी सी ट्रायंगल में अगर हमने यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये कि यहाँ आया, एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया शीर्ष लंब, एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया शीर्ष लंब, ये ए डी हो गया, ये बी ई हो गया, ये आपका सी एफ हो गया। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स है, ये इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड नोन एज ऑर्थो सेंटर। इसे नॉर्मली पी से डिनोट करते हैं, बाकी कर तो किसी से भी सकते हैं, बट नॉर्मली पी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक। अब पहली बात तो यही समझ लिया कि ऑर्थो सेंटर जो है वो कभी भी ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर जो है वो आपका अलग अलग ट्रायंगल्स में अलग अलग सिनेरियो रखता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, पहला टाइप का ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में जैसा बनाया वैसे ही बनता है कि आपका एल्टीट्यूड हो गया ये वाला, ये एल्टीट्यूड हो गया ये वाला, और ये एल्टीट्यूड हो गया ये वाला। तो एल्टीट्यूड से अलग अलग अगर देखे जाएं तो ये आपका मान लो पी है, ये आपका क्यू है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर पी मिल जाता है, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाएं, कि अगर हम किसी ऐसे ट्रायंगल में गए जिसमें एक कोण समकोण बताया गया था, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर्टी भी समझाई गई थी। तो अगर मान लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाएंगे, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब इस तरह जाते हैं तो ये आपका राइट एंगल हो गया, और यहाँ पर जब मान लो ये आपका ए वर्टेक्स है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब आप यहाँ से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। यहाँ से आपका डिसीजन हुआ कि ए से आप अपोजिट साइड बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे। तो अपोजिट साइड ए सी पर जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करने गए तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि यही खुद एल्टीट्यूड का काम करेगा। जब यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये खुद एल्टीट्यूड का काम करेगा, और एक एल्टीट्यूड मान लो यहाँ पड़ जाएगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट खुद बी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंटर ऑफ एंड द वर्टेक्स हैविंग राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो वर्टेक्स राइट एंगल का कोण रखती है उसमें, और ऑर्थो सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा शून्य होती है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर खुद राइट एंगल पर आके बन जाता है। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द एंगल हैविंग राइट एंगल ऑन द वर्टेक्स हैविंग राइट एंगल। इसी तरह जब हम तीसरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो उस स्थिति में ये आपका मान लो बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की स्थिति में अगर आप यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाने जाएंगे तो ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री। उसी स्थिति में जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर फिर से ये से एल्टीट्यूड बनना होगा, ठीक है। और इसी तरह से बी से भी यहाँ एल्टीट्यूड की सिनेरियो बनेगा, दिस इज आल्सो राइट एंगल। तो जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एल्टीट्यूड्स जो हैं वो आपके इस तरह पड़ेंगे, तो ये उस तरफ कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर आप ऑर्थो सेंटर को सोचें कि उस तरफ बढ़ा के कहीं मिला लें, तो ये ऐसी स्थिति है कि बढ़ती चली जाएगी। तो कभी भी ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में उस तरफ नहीं मिल पाता, इसलिए इसको हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो राइट एंगल में राइट एंगल के अंदर, सॉरी एक्यूट एंगल में ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर, और ऑब्ट्यूज एंगल में
ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे और ट्रायंगल के बाहर होता है। ये है ऑर्थो सेंटर की स्थिति। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होता है डैश, फिर 4 ऑप्शन। ठीक है, अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होता है, फिर उसके बाद उसने 4 ऑप्शन उठा लिए और उन पे प्रश्न बना लिए, फिर उससे प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की स्थिति देखी जाती है। बात समझ गए होंगे आई थिंक आप। इतना लिखिए, फिर और बात करते हैं। लिखें। इसी त्रिभुज में इन एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इन एनी ट्रायंगल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, समकोण में समकोण वाले शीर्ष पर, ऑर्थो सेंटर इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इन द ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर, जबकि अधिक कोण त्रिभुज में, जबकि अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे होता है। while in obtuse angle triangle out of the triangle behind the obtuse angle, जबकि अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे होता है। बनाई, फिर और बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी, उन पे बात करेंगे।
हो गया। अब जरा इसमें थोड़ा सा और गौर करिएगा ध्यान से। देखो, लंब केंद्र की स्थिति में ये आपका 90 है 90। तो जब ये एंगल इनर एंगल था, इनर सेंटर था, जिससे ये एंगल बाइसेक्टर से मिलता था, तो उस स्थिति में ये एंगल का मान क्या होता था? इन सेंटर की स्थिति बेटर है, आराम बताइए। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने समझाया था कि दिस इज इन सेंटर, ये आपका इन सेंटर है, ये अंता केंद्र है, तो ये कितना था? वेरी गुड। तो अंता केंद्र की स्थिति में एंगल बाइसेक्टर से मिलता है और उस कंडीशन में इसका मान 90 प्लस a/2 का नियम बताया था। ए आपका सामने वाला एंगल है, ठीक। फिर हमने परिकेंद्र पढ़ाया, तो परिकेंद्र में आपको बताया कि अगर परिकेंद्र आपका है और उससे आप मिला देते हो, तो अगर मैं इसको परिकेंद्र कह रहा हूं तो परिकेंद्र की स्थिति में ये एंगल कितना होगा? तो अगर आपका ये ए है तो ये 2a होता था उस स्थिति में, ठीक। ये हमने पीछे पढ़ रखा है। और सेंट्रॉइड के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड एंगल के लिए काम ही नहीं करता, तो वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो मतलब वहां पे कोई बात नहीं बनती, ठीक। अब इसी तरह से इस ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के साथ बनने वाले एंगल के लिए प्रश्न बनता है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। बड़ा सरल हो गया है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये ए। अब इस पूरे क्वार्टर को देखो, ये बात अब मैं भले अभी हमने चतुर्भुज ना पढ़ाया हो, बट आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डेंस होता है। ये बात आप सभी जानते हैं, मतलब ये उतनी बेसिक बात है कि जितना यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं। क्वार्टर आएगा तब और प्रॉपर्टी से बात करेंगे। तो हमने देखा कि क्वार्टर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इस बात को अगर यूज किया जाए तो हम ये कह रहे हैं कि क्वार्टर AFPE दिख रहा है, यहाँ ध्यान दिया, ये कितना 90, ये कितना 90, ये वाला ए, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। दिस विल बी 180 माइनस ए, सही है। तो ये वाला एंगल फिर कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें तो दिस विल बी आल्सो 180 माइनस ए। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लंब केंद्र पर अगर भुजा से बनने वाला एंगल पूछे है तो तीसरे के एंगल के साथ 180 घटा देंगे, ये याद रखिएगा। एक तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी, अब इसके लिए कोई लैंग्वेज नहीं है ना, इतना पर्याप्त है। अगर आप फिर और इसमें काम करने लगे तो ये 180 से होगा, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मतलब यहां से ये सीधे आ जाता है। फिर देखो, और ये आप देखो, ये भी वर्टिकली वो इससे ए हो जाएगा। फिर आप इनको अगर जाओ तो ये 180 माइनस सी हो जाएगा, तो ये सी और ये सी हो जाएगा, 180 माइनस बी और सी और बी, उस तरह से चारों तरफ एंगल बनने लगेंगे, है ना। बट उनका कोई सेंस नहीं है, मतलब वो जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसके बाद काम करो, ज़्यादा अच्छा, रट तो सकते नहीं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में ये आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए हैं। नॉर्मल मतलब एक सामान्य स्थिति, स्पेशलाइज केस की बात नहीं हो रही। स्पेशलाइज केस मतलब ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, वो विचार किया जाए उस पर, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि बताओ ये वाला एंगल जो है वो आपका इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट। आप थीटा थीटा फिलहाल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये 90 ये थीटा, ये 90 ये थीटा, तो क्या ये वाले को अगर मैं अल्फा मानूं तो क्या ये वाला अल्फा नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर टू ट्रायंगल बीपीडी? क्या एपीई और बीपीडी आपस में सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या एपीई और बीपीडी आपस में सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो देखो यार, 90 के सामने क्या एपी, यहां 90 के सामने क्या बीपी, फिर देखो अल्फा के सामने क्या पी,
यहां अल्फा के सामने क्या, पी डी, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या ए पी इंटू पी डी बराबर बीपी इंटू पीई, कहना ठीक नहीं होगा। एपी इंटू पी डी बराबर पीपी इंटू पी, नहीं आ गया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोबारा देखो इसी प्रकार जरा यहां देखो, ये अगर आप मान लो फाई मान लो, तो क्या ये फाई नहीं होगा, ये 90 ये 90 है। अगर इस वाले एंगल को बीटा मान लिया जाए तो क्या ये बीटा नहीं होगा, थर्ड एंगल का नियम। जब इन दोनों ट्रायंगल में एक 90 हो गया एक फाई हो गया, दो एंगल बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ट्रायंगल आपका ए पी एफ को सिमिलर कहा जा सकता है ट्रायंगल सी डी एफ के, सी डी पी के, सी डी पी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। अब देखो 90 के सामने क्या ए पी, इसमें देखो 90 के सामने क्या सी पी, फिर देखो इसमें फाइव बीटा के सामने क्या पीई, और इसमें देखो बीटा के सामने क्या पी डी। हाँ पी एफ, ठीक है, ये यहाँ पे बीटा के सामने पी एफ, बोलो सही। मल्टीप्लाई करा दिया जाए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए पी इंटू पी डी दैट्स इक्वल टू सी पी इंटू पी एफ, सही है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को देखो तो क्या हो गया, ए पी इंटू पी डी बराबर बीपी इंटू पी बराबर सीपी इंटू पी एफ। एपी इंटू पी डी बराबर बीपी इंटू पी बराबर सीपी इंटू पी एफ। इससे हम पाते हैं कि एल्टीट्यूड्स के जो खंड हुए उनके प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं। इस पे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, ठीक, और कुछ नहीं है, सिमिलरिटी का नियम है। बट उस समय ये नहीं समझ में आता, अगर आपने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया कि हम सिमिलरिटी लगाएं, फिर ये सिद्ध करें, सिद्ध करने के बाद इसको यूज करें, फिर हम सिमिलरिटी प्रोसेस कर सकते हैं। हो सकता है आपको समझ आए कि सिमिलरिटी लग रही, बट अगर आपने पहले ऑब्जर्व किया तो कोई समस्या ही नहीं। तो क्या नियम बना, नियम ये बना कि जब किसी ऑर्थो सेंटर, मतलब किसी ट्रायंगल में हम ऑर्थो सेंटर प्लान कर लेते हैं, तो ऑर्थो सेंटर प्लान करने पर जो एल्टीट्यूड्स के भाग हैं उनके प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक। तो आई थिंक कोई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, नोट 1 नोट 2 नोट 3 ऐसे करते हुए लिखते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा।
नोट कर लिया। तो लंब केंद्र के बारे में और कुछ खास नहीं, बस इसी पे प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग तरीके से, इनको आप दिमाग में रखें, ठीक। उसके बाद अगली स्थिति बनती है एक्सटीरियर सर्कल सेंटर, बहिर्वृत्त का केंद्र। तो बहिर्वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सटीरियर सर्कल। बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लो ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, जब ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में दो साइड्स को एक्सटेंड किया जाता है तो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स बनने पर उनके बाइसेक्शन ड्रॉ किए जाते हैं। फिर यहां से हुआ तो फिर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? जब इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं, दिस एंड दिस, तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु बनता है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु आपका सेंटर ऑफ एक्सटीरियर सर्कल कहलाता है। जैसे मान लो आई ए कह लिया आपने, ये ए के सामने। एक्चुअली एक्सटीरियर सर्कल की स्थिति में तीन स्थितियां बनती, थ्री केसेस, जिसमें आप इधर बढ़ाएंगे तो एक इधर सर्कल, एक इधर बढ़ाएंगे तो एक इधर स्थिति बनती। आप एक समझे, बाकी तीनों उसी प्रकार होंगी। तो यहां पर एक सर्कल का निर्माण किया जा सकता है जो तीनों भुजाओं को बाह्यता टच करता है। जब आप ये स्थिति करते हैं तो यहां पर एक सर्कल का निर्माण किया जा सकता है जो तीनों भुजाओं क्या टच करता है, बाह्यता टच करता है। फिलहाल वो काम आएगा नहीं हमारे, मान ली। ठीक है, जो तीनों भुजाओं को रेस्पेक्टली जो है बाह्यता टच करता है इस तरह से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ एक्सटीरियर सर्कल है। आप नेचुरली समझ रहे होंगे, ऐसा तीन बार हो सकता है, इस तरफ और इस तरफ। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं, ऐसा सभी ट्रायंगल से बनता है। कोई ऐसा स्पेशली इसमें ऐसा नहीं, हमेशा बाहर होता है, सभी ट्रायंगल में बाहर होता है। अब अगर आप सोचो कि राइट एंगल में बना के देखो तो राइट एंगल में कोई स्पेशल कंडीशन थोड़ी ना बनेगी। जब आप इनको बढ़ाओगे इस तरफ तो यहाँ एक सर्कल का निर्माण किया जा सकता होगा ऐसे, मतलब वो टच करेगा उसी, कोई चिंता नहीं करिए। फिर इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया तो कैसे सर्कल का निर्माण किया, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, क्या सर्कल का निर्माण। तो कुछ ऐसा नहीं मतलब अलग नहीं है, सभी ट्रायंगल्स में वही सिनेरियो बनेगा। तो अलग अलग सर्कल्स के लिए, अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है कि अगर हम एक्सटीरियर सर्कल बनाते हैं तो उसकी रेडियस, अभी तक तो खैर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट पूछा जाना चाहिए। एक्सटीरियर सर्कल की रेडियस है, उसके एरिया से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। कभी भी पूछ लिया जाएगा जब आयोग का मूड होगा, पढ़ना आपको हमेशा पड़ेगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं एक्सटीरियर सर्कल की रेडियस को निकालना समझ लेते हैं। वैसे तो सीधे एक फॉर्मूला है, 2 मिनट में खत्म, मतलब 1 सेकंड में लिख सकता हूँ, लेकिन समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक्सटीरियर सर्कल की स्थिति बनी, तो क्या होता है वो आप समझ गए। अब बात आती है रेडियस ऑफ एक्सटीरियर सर्कल। तो अगर इसी के साथ साथ रेडियस भी, रेडियस एंड रेडियस ऑफ एक्सटीरियर सर्कल, ठीक है, अगर हम समझें तो ऐसी स्थिति में, चलो इस तरफ समझते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये हमने इधर बनाया, इस बार चलो इधर बना देते हैं। एक ऐसे सर्कल जो तीनों भुजाओं को रेस्पेक्टली बाहर टच करता है। ये आपका ए, ये आपका बी, एक ये आपका सी, ये आपका एक्सटीरियर सर्कल का सेंटर जो कि एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा, जिसको हम आई बी कहेंगे। आई ए, आई बी, आई सी, मतलब तीन अलग अलग केंद्र बनते हैं ना, एक्सटीरियर सर्कल की तीन स्थितियां बनती हैं। तो ये आपका आई बी, मान लो आई बी के सामने है। तो जब सर्कल जहां टच करेगा उस दूरी को अगर मिलाया जाए
तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। यहाँ टच करेगा तो ये मिला दो तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ टच करा दो तो ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा। यही आपके सर्कल की रेडियस आर भी कहलाएगी, या आप अभी फिलहाल आप आर डैश ले लो, ठीक है, फिर उसको आर भी लिख लेंगे। तो ये भी आपकी आर डैश होगी। फिर उसके बाद मान लेते हैं ये हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, और थोड़ा इधर दूर है। अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ये सामने सामने आएगा। अभी हम आगे प्रॉपर्टी लिखाएंगे, ये सीधी चली जाएगी, लेकिन अभी हम ये मानते हैं कि सामान्य ट्राइंगल ऐसा ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एक काम करूं, यहां से मिलाया इसको, यहां से मिलाया इसको, ठीक है, ये आपका पॉइंट आप मान लो एक्स हो गया, ये आपका पॉइंट वाई हो गया। अब अगर हम एक काम करें कि ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल बी आई बी बी आई डैश बी आई डैश वाई बी आई डैश सी प्लस ट्राइंगल बी आई डैश ए, ठीक है, जोड़ लिया जाए तो क्या क्या आएगा? तो आपके पास आएगा एग्जैक्टली ये पूरा एरिया यहां से यहां तक, ये यहां से आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया ऐसे ऐसे करते हुए ये एरिया आ जाएगा, ठीक। अब अगर इस एरिया से ऐसा सोचिए कि जैसे अगर मैं ये वाला एरिया हटा दूं, तो बचेगा क्या? एबीसी बचे कि नहीं बचेगा? ठीक, माइनस ट्राइंगल ए आई डैश सी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हटा देते हैं, ये वाई पॉइंट हो गया था, बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बोलो सही है? अभी समझाया यही बात हमने। अगर इस बात से एग्री है तो आप हमको ये बताओ कि हम ट्राइंगल के एरिया जब निकालने जाएंगे तो बी आई डैश सी पर विचार कीजिए। बी आई डैश सी ट्राइंगल का एरिया निकलेगा कैसे? ये सामने भुजा ए, ये सामने भुजा सी, और बी के सामने बी। तो आप बताओ ये बी आई डैश सी का एरिया कैसे निकलेगा? बेस को हम मान लें ए, तो इसकी हाइट कितनी होगी? कोई ट्राइंगल जो कभी आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल बने, अगर ये आपका एक्स हो तो इसकी हाइट हम यहां से अगर निकालना चाहे तो ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं कि भैया ये परपेंडिकुलर है, चाहे ऐसे ही तो होता है कि जब कोई ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उसका एल्टीट्यूड बाहर जाता है, तो वर्टेक्स से ऐसी कंडीशन में उसकी जो हाइट है वो बेस उसको मानते हुए हाइट से देखते हैं, यही तो देखते हैं। तो किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट देखते हैं तो उस परिस्थिति में इसको बढ़ाकर यहीं से तो हाइट देखेंगे, यही तो नियम है। अब आप इस बात को सोचते हुए इस वाले ट्राइंगल में देखो, बी आई डैश सी में ये बेस हो गया तो हाइट इसकी बाहर चली गई, लेकिन लाइन तो यही है, तो क्या इसकी हाइट आर डैश नहीं यूज हो जाएगी? वेरी गुड, सहमत है? प्लस 1/2 बी आई डैश ए, वही स्थिति सी इंटू आर डैश, ये बेस और हाइट ऐसे क्योंकि यहां पे ऑब्ट्यूज बन रहा है, नहीं क्लियर? थोड़ा और देखिए आगे, माइनस ट्राइंगल ए आई डैश सी हाफ बी इंटू आर डैश, बी इंटू आर डैश बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसको हम डेल्टा लिख लें, ठीक, वेरी गुड। अब यहां आ जाओ, अगर हम आर डैश कॉमन ले लें, अब उसके बाद ध्यान देने की जरूरत है बस, अगर हम आर डैश कॉमन ले लें तो आर डैश कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आएगा? a/2 प्लस c/2 माइनस b/2, क्लियर है? कंफर्म? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं b जोड़ दूं और b घटा दूं तो मैथमेटिकली तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, क्यों किया वो अभी आपको समझ में जाएगा। आर डैश बराबर a/2 प्लस c/2 प्लस b/2 माइनस b/2,
सही है। अब अगर इस बात से भी एग्री है तो जरा इसको देखो और बताओ इसे क्या कहोगे, एस कहोगे कि नहीं कहोगे। इस प्रकार हम इसको अगर आगे लिखें तो आर डैश ब्रैकेट एस माइनस बी बराबर डेल्टा, मतलब आर डैश बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। बोलो क्लियर। अब इससे हमें ये क्या आइडिया नहीं मिलता है कि अगर ये बी के सामने तो बी माइनस में आया, अगर ए के सामने होता तो क्या ए माइनस में ना आता, क्योंकि उस समय आप इधर वाला ट्रायंगल घटा रहे होते। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सो आर ए मतलब ए के सामने बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, आर बी बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस सी बी, और आर सी बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये आपके काम की चीज है, याद रखिएगा, क्योंकि जिस चीज पे प्रश्न थोड़ा कम पूछे जाए वो जब पूछी जाएगी तो ऐसा लगे बहुत कठिन पेपर बन गया। ठीक, जो रोज पूछा जाए वो कभी पूछ लिया जाए जितना कठिन हो तो हमको आसान लगता है, लेकिन जो कभी कभी पूछा जाए या नहीं पूछा गया अचानक उस पर क्वेश्चन बने तो इंपॉर्टेंट। एक्सटीरियर सर्कल पे क्वेश्चन बनना चाहिए, इंटीरियर सर्कल सरकम सर्कल पे तो बहुत सारे प्रश्न बने, बट एक्सटीरियर सर्कल पे प्रश्न पूछने की डेंसिटी बहुत कम है, पता नहीं क्यों है, लेकिन छूट जाता है। लेकिन कभी भी उठा लिया जाएगा तो जिनको ये बात दिमाग में होगी तो इस पर प्रश्न सोच पाएंगे, अदरवाइज नहीं सोच पाएंगे। है कुछ नहीं बाकी आपको सबके सामने। ठीक, तो एक्सटीरियर सर्कल की स्थिति में सिर्फ यही है, एक्सटीरियर सर्कल होता क्या है, एक्सटीरियर सर्कल का सेंटर क्या होता है, उसके अलावा उसकी रेडियस आप सोच पाए बस। बहिर्वृत्त का केंद्र लिखें। वह बिंदु जहां त्रिभुज के बहिष्कोणों के समद्विभाजक, वह बिंदु जहां त्रिभुज के बहिष्कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु जहां त्रिभुज के बहिष्कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज सेंटर ऑफ एक्सटीरियर सर्कल। वह बिंदु जहां त्रिभुज के बहिष्कोणों के समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु त्रिभुज का बहिर्वृत्त, त्रिभुज का बहिर्केंद्र कहलाता है, बहिष्केंद्र कहलाता है, बहिष्केंद्र कहलाता है। इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर एक ऐसे वृत्त का निर्माण सदैव किया जा सकता है, by assuming this point is by assuming this point as center, we can draw a circle which touches all the sides of triangle externally, which touches all the sides of triangle externally। एक ऐसे वृत्त का निर्माण सदैव किया जा सकता है जो त्रिभुज की भुजाओं को बाह्यता स्पर्श करे, जो त्रिभुज की भुजाओं को बाह्यता स्पर्श करे। अब याद करो, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु को क्या कहते हैं, अंता केंद्र। ये स्टैंडर्ड भाषा है कि कोई बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ होगा उसे अंता केंद्र कहेंगे, क्योंकि वो अंदर त्रिभुज में आता है। लेकिन क्या ये बिंदु भुजाओं से समदूरस्थ नहीं है, क्या इस साइड से इक्विडिस्टेंट नहीं है कि नहीं। देखो अब यहां से दूरी, यहां से दूरी, यहां से दूरी है तो समान, तो जब ये तो समदूरस्थ में अंता केंद्री क्यों लगाते हैं। तो जब कुछ ना कहे तो अंता केंद्र मानते हैं, और कह दे कि ऐसा बिंदु जो कि भुजाओं से समदूरस्थ हो, ठीक, त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं है, या ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन कर दे जिससे आपको लगे कि ये बाहर स्थित है, तो बहिर्वृत्त का केंद्र होगा। तो त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ एग्जैक्टली दो बिंदु होते हैं, एक अंदर एक बाहर, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हैं। बट जब कुछ नहीं कहे तो हम अंदर वाला मानते हैं। ठीक भाई, कुछ कहा नहीं तो जो सबसे सरलता से दिखे उसको अज्यूम करो। एक्सटर्नल वाला तो थोड़ा सा क्रिटिकल है ना, कि वो बाहर है, डिस्टेंस में साइड को एक्सटेंड करना पड़ता है। क्लियर। तो जब कहे तो हम एक्सटर्नली भी देख सकते हैं, बट अगर बिल्कुल कुछ नहीं एक्सप्लेन करे तो हम हमेशा इंटरनली ही मानेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद ये फिगर बना लेंगे और रेडियस ऑफ एक्सटीरियर सर्कल हेडिंग डाल लेंगे और ये लिखेंगे।
नोट कर लिया? तो त्रिभुजों का केंद्र के केंद्र की स्थितियां अलग बड़ी थी, और आपने प्रॉपर्टीज के बीच में देखा भी कि एग्जैक्टली उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देखी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आसपास घूमते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप और देखेंगे कि इन सब चीज़ों के साथ में डिस्कस किया। इसके अलावा जब किसी सामान्य ट्रायंगल में आप केंद्रों को ढूंढने जाते हैं तो हमेशा लंब केंद्र, लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉयड, और परिकेंद्र सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है, ये तीनों संरेख होते हैं। अगर किसी त्रिभुज, सामान्य त्रिभुज में हम सभी केंद्रों को ढूंढने जाएं तो उस स्थिति में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ सरकम सर्कल ये एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसी जो लाइन है, इसे लाइन को यूलर लाइन बोलते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को यूलर लाइन बोला जाता है ज्योमेट्री की भाषा में, लेकिन वो सब पूछा नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इस ये है कि जब ये स्थिति बनती है तब देन मतलब हमेशा बनती, सामान्य ट्रायंगल कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं, तो ये स्थिति बनती है। और इस स्थिति में पीजी और जियो के बीच की दूरी 2:1 के अनुपात में होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी ट्रायंगल में जब सभी केंद्रों को ढूंढा जाता है तो 3 बिंदु संरेख होते हैं, अंतः केंद्र इससे बाहर होता है, इस लाइन पर अंतः केंद्र नहीं आता। ठीक, तो हमेशा लंब केंद्र, सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ सरकम सर्कल एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2:1 के अनुपात में पाई जाती है। प्रूवमेंट इसका भी है, लेकिन यूलर लाइन का प्रूवमेंट बहुत मतलब स्पेशलाइज्ड है। उसको पहले तो आपको आधे लोगों को समझ नहीं आएगा और समझने में कुछ सेंस भी नहीं निकलता है। ठीक, इसी सिमिलरिटी और सेंट्रॉयड के थ्योरम से प्रूव होता है। पहले मैं कराता था, उससे मतलब पूरी एक क्लास है, आधे पौन घंटे उसी चलता रहता है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए उन इतने बड़े प्रूवमेंट्स नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो पहले किसी बच्चे कॉपी पे मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, फिर वही बात कि वो जो मैंने जिसको कराया होगा तो रखे हैं कुछ बच्चों के नोट्स लिख के देते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं, मतलब उसको सीखने का भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इसे यूलर लाइन के प्रूवमेंट को मत सीखिए, बस ये याद रखिए कि 2:1 का अनुपात होता है। उसके अलावा एक और चीज, इसी यूलर लाइन के अपग्रेडेशन को जब और आगे बढ़ाते हैं तो हमें सेंटर ऑफ इनर सर्कल और सेंटर ऑफ सरकम सर्कल के बीच की डिस्टेंस मिल जाती है। ठीक, कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर आपके पास स्मॉल आर, ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका आई अंतः केंद्र, और यहीं कहीं पे मान लो परिकेंद्र जो आपका आएगा ओ, तो अंतः केंद्र ट्रायंगल में, इनर सर्कल के सेंटर और परिकेंद्र के बीच की दूरी को अगर डी माना जाए तो डी बराबर अंडर रूट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। ये अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी होती है अगर अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों ही पता हो। ठीक है, दोनों ही पता हो मतलब कुछ ऐसा हो, ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन वैसे तो इतना टफ बनने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी कोई ट्रायंगल है उसकी साइड्स दे दी, अब आपसे कह रहा परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में कैपिटल आर स्मॉल आर निकालो उनके नॉर्मल फॉर्मूले से। तो कैपिटल आर का क्या फॉर्मूला था? बेटे आप बताएं, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ इनर सर्कल। बिल्कुल रिवीजन नहीं चल रहा भाई, बताइए आप, रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या होती है? बताएं। डेल्टा अपॉन
एस, दो ही तो प्रूवमेंट कराए रेडियस को लेकर, कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी त्रिभुज में आपको परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या डायरेक्ट ना देकर उनको निकालने का भी खतरनाक स्थिति बना दे, बट आप निकाल पा रहे होंगे, तरीका आपको पता होना चाहिए। बाकी लेंदी अगर पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा, कोई आप स्पेशली नहीं। तो ये दो फैक्ट्स और नोट कर लीजिए, लिखें। किसी त्रिभुज में, इन एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र सदैव एक रेखा में आते हैं। इन एनी ट्रायंगल, in any triangle, orthocenter, centroid and center of circumcircle always lies, always collinear, सदैव एक रेखा में आते हैं अर्थात संरेख होते हैं। आप सदैव एक रेखा के ब्रैकेट में संरेख लिख लीजिए, सदैव एक रेखा में आते हैं, always collinear, और उनके बीच की दूरी 2:1 के अनुपात में होती है। और उनके बीच की दूरी 2:1 के अनुपात में होती है। ठीक, पहला वाला पॉइंट नोट कर लें, फिर दूसरा वाला तो एकदम क्लियर ही है, उसको उसी तरह नोट कर लें। सेकेंड वाले में तो कोई लैंग्वेज बोलने की जरूरत ही नहीं, हिसाब साहब लिखा ही है। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, हेडिंग डाल लीजिएगा, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल एंड इनर सर्कल, बाद वाले लिखते समय। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल एंड इनर सर्कल, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। हो गया। तो ये परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की डिस्टेंस का केस हुआ। उसके बाद अब वापस थोड़ा सा ट्रायंगल से बात करनी आवश्यक है। हमने 3 तरीके के ट्रायंगल पढ़े थे, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी तक जहां भी हम कहते हैं किसी त्रिभुज में, वो हमेशा स्केलन की बात करता है, स्पेशली ट्रायंगल की बात नहीं करता। तो हमें स्केलन ट्रायंगल के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। लेकिन हमें आइसोसेलेस और इक्विलेटरल के लिए थोड़ा सा बात कर लेनी जरूरी है, ठीक। तो दोबारा हमने आपसे कहा था कि स्पेशल कंडीशन इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर हम बात दोबारा करेंगे, ठीक। तो इन डालें आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो जरा ध्यान से, अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है
तो इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली तो उसकी दो भुजाएं बराबर पाई जाएंगी। तो बेसिकली तो सबसे पहली बात, दोनों भुजाएं ये पाई जाएंगी बराबर, यही उसकी बेस प्रॉपर्टी है। नहीं तो इसके बिना हुए तो हम उसको आइसोसेलेस कह ही नहीं सकते भाई, इतना तो होना ही पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं हुआ तो उसको आइसोसेलेस कैसे कह पाएंगे। जैसे ऐसा हुआ तो एंगल बी एंगल सी के अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होना आवश्यक है, जिससे उसे आइसोसेलेस कहेंगे। जैसे ये मिला वैसे ही एंगल बराबर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। एक चीज आप देखेंगे कि जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी, तो हम ये पाएंगे कि ऐसी कंडीशन में अगर हम पॉइंट टू पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर हम ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ कर दें तो होगा क्या, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के। देखो ये दोनों बराबर, ये और ये कॉमन, ये 90-90 आरएचएस, तो आरएचएस से दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। अब जैसे ही दोनों, अब ये मैं नहीं लिखूंगा कि आरएचएस से हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ऐसी कंडीशन में बी डी जो होगा वो आपका डीसी के क्या हो जाएगा, बराबर। और एंगल जो आपका बी ए डी होगा, बी ए डी एंगल जब कॉन्ग्रेंसी ही हो गई भाई, जब कॉन्ग्रेंसी ही हो गई तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। बोलो सही। अच्छा ये अगर इतना हो ही जाएगा तो एक चीज और जरा देखो, तो क्या आप कुछ ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि जो एडी है वो बीडी के, वो बीसी के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। लंब तो पहले ही डाली थी और डी मिड पॉइंट से 2 गया, तो फिर क्या होगा कि जो एडी है वो लंब मध्य बिंदु पर लंब हुआ। अच्छा अगर एडी और बीडी हुआ तो इससे ये हुआ कि एडी जो है वो आपकी मीडियन काम करेगी। जिस एडी को हमने सिर्फ लंब ड्रॉ किया था वो माध्यिका का भी काम करेगी, ये एंगल बाइसेक्टर का भी तो कार्य करेगी। और जब ये हो गया तो ये एडी ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का भी कार्य करेगी। सही है। थोड़ा और सोचो और दूसरे फिगर बनाते हैं। थोड़ा और सोचने पर हमें यह पता चलता है कि अगर आप इसी ट्रायंगल के बारे में विचार ही कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो जब एंगल बाइसेक्टर यहां से आएगा और एंगल बाइसेक्टर यहां से आएगा तो क्या इसी पे नहीं मिलेगा, बताइएगा सही है कि नहीं। और उसका कोई खास वजह भी नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां से एंगल बाइसेक्टर जब ये दोनों बराबर थे तब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, और इन दोनों बराबर होना पड़ेगा तो ये एंगल आपके थीटा, ये भी थीटा, और ये थीटा, ये भी थीटा। भाई अगर ये आप 2 थीटा मानते हैं तो ये बराबर होने तो ये भी 2 थीटा, तो अब ये भी तो आइसोसेलेस सिनेरियो बाहर बन जाएगा और उसका भी लंब तो माध्यिका का कार्य करेगा, तो मध्य बिंदु तो एक ही होगा। तो जब इधर से लंब ए भी माध्यिका, उधर से लंब ए भी माध्यिका, तो इसका मतलब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा। नहीं आया तो होगा क्या कि एडी एक्सटेंडेड will pass from I dash। अब I dash क्या था ये बताने की आवश्यकता नहीं है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये एक्सटेंड करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। यहां पे एक थ्योरम छूट गई, मैं भी लिखाता हूं अभी। ठीक, अब देखो पहले ये बात समझ में आई। तो यहां से हमको क्या मिलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से खींचा गया लंब ही माध्यिका है, माध्यिका ही लंब है। जब लंब ही माध्यिका है तो माध्यिका ही लंब है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही एल्टीट्यूड है।
वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है, क्योंकि एक सर्वांग क्षमता का केस बन गया। कब? जब बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से ड्रॉ किया। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते तो ये कॉन्ग्रुएंसी ना शो कर पाता, क्योंकि बीसी ए बी के बराबर नहीं है, तो हर माध्यिका शीर्षलंब का कार्य नहीं करेगी। आइसोसेलेस में बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से खींची गई माध्यिका शीर्षलंब का कार्य, माध्यिका कार्य परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी कार्य करेगी। बात समझ पा रहे? अगर ये बात समझ में आती है तो अगर मैं बाकी माध्यिकाएं खींचूं, मान लो ये माध्यिका खींची तो ये अलग जाएगी। मान लो ये आपका ई है और ये मिड पॉइंट है, तो ये माध्यिका होगी, और इसका मान लो ये एंगल, ये एल्टीट्यूड अलग चली जाएगी एक्स, ठीक है, और इसका अवस्था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं और चला जाए तो ऐसे इधर से माध्यिका जा रही होगी, इधर एल्टीट्यूड जा रहा होगा, इधर से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड जो होगा वो अपने आप में बीच में ऐसे ऐसे चला जा रहा होगा, ऐसे ऐसे करते हुए। मतलब इधर वाला जो होगा वो सेम काम कर लेगा, इधर वाले अपने चार चार सब जाते रहेंगे जैसे जाया करते थे, एल्टीट्यूड अलग, माध्यिका अलग, एंगल बाइसेक्टर अलग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड अलग, वो सब अलग अलग सीवीन की तरह जाएंगे, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। बात समझ में आई? इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कहा जाता है, इतनी बातों के साथ साथ, कि उसके केंद्र कौन कौन से वाले पता है? पी, जी, आई, ओ और बाहर आई डैश, ये सभी एक ही लाइन में आते हैं, ये सभी एक ही लाइन में आते हैं। लेकिन आई डैश केवल ये वाला, मतलब ये वाला, उधर वाला नहीं, कि उधर तो सब कुछ ही स्ट्रेट नहीं हो, तो अलग ही अलग भाग रहे हैं। इधर से अगर ऐसे जाओगे तो आई डैश तो बस किसी एक लाइन में आ सकता है, बस ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे केंद्र एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ऐसे जितने भी केंद्र हमने पढ़े 5, पी, जी, आई, ओ और आई डैश, ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ये कॉलिनियर होते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल ट्रायंगल में सिर्फ पीजीओ स्ट्रेट लाइन में आते हैं, बाकी सब इधर उधर भाग जाते हैं। स्केलन, जिसके पास कुछ हो ना हो पता नहीं, ठीक है। स्पेशल ट्रायंगल की बात करें तो स्पेशल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल की जनरल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो ट्रायंगल होने पर ही आ जाती हैं। ट्रायंगल होते ही जो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, किसी ट्रायंगल में हर उस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। स्पेशल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी स्पेशल है, जैसे अगर समकोण ना कहे तो एंगल 90 नहीं मार्क कर सकते आप, समकोण त्रिभुज ना कहे तो एक एंगल 90 मानोगे, अगर ट्रायंगल कहे तो एक एंगल 90 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, बस ऐसे ही समझ लो। तो अगर आइसोसेलेस कह दे तो फिर आइसोसेलेस की सभी स्पेशल कंडीशन, जनरल कंडीशन तो सब मैं शुरू से लिखा रहा हूं, आइसोसेलेस में सब दोबारा नहीं लिखाऊंगा, हम आइसोसेलेस में सिर्फ आइसोसेलेस की स्पेशल कंडीशन लिखा रहे हैं, वो और मिल जाएंगे उससे। अभी भी नहीं आई बात समझ? तो दिस इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात क्लियर हुई? थोड़ा और देखिए आगे। अगर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एक मान लो बीई और ये आपकी सीएफ, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होते ही बी और सीएफ क्या हो जाएंगी? मीडियंस। तो बी और सीएफ आपस में बराबर होंगी, माध्यिकाएं मीडियंस। केवल दो भुजाएं बराबर नहीं होती, माध्यिकाएं भी बराबर होती, लेकिन माध्यिकाएं, ये वाली माध्यिका जो होती इधर वाली, जो ये स्पेशल शो कर रही थी, वो किसी से संबंध नहीं रख पाती, ये माध्यिकाएं बराबर होती। प्रूवमेंट के लिए आप अपोलिनेस यूज कर सकते हो, निकाल के देखी जा सकती है ना, अपोलिनेस से माध्यिका की लंबाई निकालो, अपने आप बराबर आएंगी, ठीक। लेकिन अब वो निकालो नहीं, परेशान मत। उसी तरह से अगर मान लो मैं ये लिखूं एक्स और इधर से ऐसे जाऊं, ये कह दूं वाई, और ये आपका एंगल वाई सेक्टर है, मान लो बी एक्स और सी वाई, ये भी बराबर होंगे एंगल बाइसेक्टर। अगर मान लो यहां से हम ऐसे P और इधर मान लो ऐसे Q, ऐसे, तो BP एंड CQ ये भी बराबर होंगे, इनको एल्टीट्यूड्स कह सकते हैं।
समझ रहे हैं? तो बराबर कोणों से खींची गई माध्यिकाएं, बराबर कोणों से खींचे गए एल्टीट्यूड्स, बराबर कोणों से खींचे गए एंगल बाइसेक्टर्स की लंबाइयां आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती। बाकी कुछ बचा नहीं भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ तो स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन की कोई लंबाई नहीं होती है ना, तो उस पर प्रश्न बनेगा नहीं, उसकी उसकी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये दोनों इस तरह से आपके बराबर पाए जाते हैं। बोलो क्लियर? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको स्पेशली मिलता है। बाकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की जनरल रूल थे वो कि दो भुजाएं बराबर थी, बराबर कोण के सामने जो है बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर थे, ये तो सामान्य, वो हमने यहाँ लिख भी दिया है। क्लियर? मेन ये इसके सर्वांग, जब ये आता है तो ये सर्वांगसम हो जाने से ये सारी कंडीशन अचानक निकल आती। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज लिखें। अब दो भुजाएं बराबर थी, ये सब फालतू बातें पहले हो चुकी हैं। ठीक है, लिखें। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से इन आइसोसेलेस ट्रायंगल altitude drawn from common vertex of equal sides, बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से खींचा गया शीर्षलंब माध्यिका कोण समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का भी कार्य करता है। माध्यिका कोण समद्विभाजक, खींचा गया लंब माध्यिका कोण समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, भुजा के लंब समद्विभाजक का भी कार्य करता है। द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम common vertex of equal side also behaves as median angle bisector perpendicular bisector of side dash। जो भी चार चीजें आपने पढ़ी उन कॉमा कॉमा करके लिख लेना है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में पांचों केंद्र एक सरल रेखा में पाए जाते हैं। so that the all five centers of isosceles triangle lies in a straight line या are collinear, एक ही बात, संरेख होते हैं डैश करके। इसके बाद जो भी है वो आपको डायरेक्टली मतलब लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं कि बराबर कोणों से खींची गई माध्यिकाएं बराबर होती। क्या मतलब? दो माध्यिकाएं बराबर होती हैं, कौन कौन सी? को हमने आपको फिगर में बताया, ऑटोमेटिकली जब देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो भाषा लिखकर उसमें समय मत बर्बाद करिए, ये लिखने लायक था लिख दिया, इसके अलावा आगे फिगर बना लेंगे। तो ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर उसका तीसरा।
नोट कर लिया होगा इतना। हो गया। तो इंडली समबाहु त्रिभुज, और अब आपके लिए समबाहु समझना बहुत आसान हो जाएगा। इक्विलेटर ट्राइंगल देखो है क्या, कि अगर आप इक्विलेटर ट्राइंगल में हुए तो बेसिक सिनेरियो तो आपको क्लियर है कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। अब उससे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए ईच एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। सही है। अब देखो होगा क्या, अब जब आप यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो जो काम वहां एक बार होता तो वो काम यहाँ तीनों बार होगा। वही एल्टीट्यूड है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही आपकी माध्यिका है, वही शीर्ष लंब है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, सब कुछ वही। क्योंकि अगल बगल वाली साइड बराबर, जब इधर से देखोगे तो फिर अगल बगल वाली बराबर, जब इधर से देखोगे तो फिर अगल बगल वाली बराबर। तो दोबारा सर्वांग समता सिद्ध करने समझाने की जरूरत तो है नहीं। जो प्रॉपर्टी हमें आइसोसेलेस में एक बार मिलती थी वो इक्विलेटरल में तीनों जगह मिल जाएगी। इसलिए एडी बी और सी एफ बराबर होते हैं। ये भी अपने आप में कॉमन क्वेश्चन बन चुका है कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर, बताओ त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु समबाहु। अगर दो बराबर तो समद्विबाहु, और एक भी बराबर नहीं तो रिक्सलन विषमबाहु। अब क्या हुआ, जब इसमें सब कुछ हो गया तो हुआ क्या, यही माध्यिकाएं हैं, यही एंगल बाइसेक्टर हैं, यही शीर्ष लंब है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बन गए। नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही जी है, यही आई है, यही ओ है, यही पी है, आई इसके सामने आ जाएगा, आई डैश। ठीक। तो इसीलिए जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम ये कहते हैं कि सभी संपाती होते हैं। आइसोसेलेस में कहते हैं स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो जब संरेख शब्द का इस्तेमाल हो तो आइसोसेलेस, संपाती शब्द का इस्तेमाल हो, कॉलिनियर का इस्तेमाल हो आइसोसेलेस,
कोइंसिडेंट संपाति का शब्द का इस्तेमाल हो तो संभाव, ठीक। और जब ऐसा हो गया तो कुछ बताने लायक ही नहीं बचा, अब तो सब कुछ है जो चाहिए। कभी भी अंता केंद्र परिकेंद्र अंता केंद्र गुरुत्व केंद्र, नॉर्मल ट्रायंगल में अंता केंद्र गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी पूछ ही नहीं सकता क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते, लेकिन संभाव में पूछ सकता है 0। तो वो ये जानना चाहता है कि आपको याद है कि संपाति है तो होते हैं सुजलेंस में, तो इससे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है। इतनी सी बात, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ बचा ही नहीं। तीनों माध्यिकाएं बराबर, तीनों शीर्ष लंब बराबर, तीनों एंगल जब वो वही हैं तो वो सब अपने आप बराबर हो जाते हैं, किसी भी तरफ से निकालो सब सेम आएंगे। तो इस संभाव्य त्रिभुज की बेसिक स्थिति बनती। तो मुझे लगता है कि दोबारा सब कुछ लिखने से अच्छा है कि आप पिछले वाले प्रूवमेंट का रेफरेंस ले लें और फिर उसके आधार पर सारी बातें लिख ली जाएं। तो लिखें, उपरोक्त स्थिति, उपरोक्त समद्विबाहु, ऐसे लिखिएगा, संभाव्य त्रिभुज हेडिंग डालिए और संभाव्य त्रिभुज हेडिंग डाल के बस लिखना स्टार्ट करिए। उपरोक्त समद्विबाहु त्रिभुज की स्थिति समबाहु में तीनों शीर्षों पर प्राप्त होती है, ऐसे तो समस्या खत्म। द above isosceles condition lies on the all vertices of triangle, all vertices of equilateral triangle। उपरोक्त समद्विबाहु त्रिभुज की स्थिति समबाहु में तीनों शीर्षों पर प्राप्त होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज में, इसलिए समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, अंता केंद्र संपाती होते हैं। सो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, सेंटर ऑफ इनर सर्कल, ऑर्थो सेंटर आर कोइंसिडेंट, संपाती होते हैं। इतना बनाइए पहले। समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ऑल द मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम यार, इक्वल। हो गया बस। अब देखो कभी कुछ खत्म नहीं होता, ठीक है। तो अब बहुत कुछ ऐसा है जो क्वेश्चंस के साथ सीखा जाए, पर्याप्त तो वो चीजें जो क्वेश्चन के पहले हमें सीखनी थी हमने सीख ली, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशल कंडीशन, राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाली स्थितियां और एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारी, राइट एंगल ट्रायंगल में अंतर्गत परिवृत्त की त्रिज्या संबंध, ये सबको आपको धीरे धीरे सब मिलता जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है वो क्वेश्चन के बीच में 2 मिनट रुक कर वहीं पे लिख के, तो आप ये नोट पॉइंट जहाँ पे अपनी थ्योरम्स रूल्स लिख रहे थे इसको आप ओपन छोड़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मतलब बुकलेट या रफ जो भी आपने बनाया हो, तो अगर इसी में रख रहे हो तो फिर वो थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। और अलग रख रहे हो तो आपकी अपनी मर्जी, कोई फिर तो कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। तो बीच बीच में जहां पर रुक कर मैं कोई नियम बताऊं फिर आप अपने आप में अपडेट कर लें। उस क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन भी नोट कर लें कि इस रूल का ये रेफरेंस क्वेश्चन है, ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय आसान लगे कि जिन चीज़ों को बिना क्वेश्चन के नहीं सीखा जा सकता उनके लिए मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा तो टाइम और वेस्ट होगा।
ठीक, बाकी ज्योमेट्री है, बात करते रहो तो एक हफ्ते और ट्रायंगल पे बात की जा सकती, कोई सीमा नहीं, ठीक है। लेकिन एक पर्याप्त तो जितना मिनिमम और कम से कम समय में बताया जा सकता था वो आपको बता दिया गया। बाकी सर्कल और क्वाड्रेंट के जो बेसिक्स हैं वो आपके इतना टाइम ही नहीं लेंगे, एक एक दो दो क्लासेस के बेसिक्स हैं, फिर आप लगातार आप क्वेश्चंस का डिस्कशन करते रहेंगे। दूसरी बात, ये तो यहाँ बात हो गई, आज एज पर शेड्यूल 8 टेस्ट होना चाहिए था, ठीक, 15 दिन के तीसरा शेड्यूल है उस हिसाब से 8 टेस्ट होना चाहिए, बट आज क्लास रखी गई, ठीक। उसकी वजह ये थी कि जो बच्चे दूर के हैं और फेस्टिवल में घर जाते हैं तो वो किसी भी स्थिति में आज के बाद नहीं रुकेंगे, आज मतलब उनका अंतिम दिन था, ठीक। लेकिन जो नहीं जाते हैं तो वो उनके लिए कोई समस्या नहीं, तो आज फिलहाल क्लास रख ली गई ताकि क्लास मंडे में क्लास रखता तो एक समस्या ये आती कि आधे लोगों के साथ एक नई समस्या होती कि हमें जाना है, हमारी क्लास छूट रही। तो इससे बेटर है कि आज हमने क्लास ले ली, मंडे टेस्ट कर लिया, शेड्यूल आपको पहले भेज दिया गया है। जो लोग चले जाएं टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट भेज दिया जाएगा, उस टेस्ट को प्रिंट आउट वगैरह निकालने की भी आवश्यकता नहीं, टेस्ट ऐसे फ़ोन में खोलें और बस सॉल्व कर डालें। 1 घंटे का टाइम लगाकर 45 मिनट का टाइम लगेगा, जो भी आपको उचित लगे कि जितने क्वेश्चन उतने मिनट, 50 मिनट 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, जितने मिनट उतने क्वेश्चन, ठीक है। उतने मिनट लगा करके उसको सॉल्व कर लें, एक आंसर शीट में अपने आंसर्स लिख लें, फिर आंसर शीट आ जाएगी, मैच कर लें। ये सेल्फ डेडिकेशन से काम कर लें, जो लोग मंडे टेस्ट देने ना आ सकें, और जो आ सकें वो तो आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होली के फेस्टिवल की छुट्टी, वो अभी कुछ विद्वानों ने निर्धारित नहीं कर पाया है, जैसे पूरी तरह निर्धारित हो जाता है कि कब जलेगा कब खेला जाएगा, तो ये सब डिसाइड हो जाएगा कि रक्षाबंधन में हम इस क्षति का मतलब इस व्यवस्था से बड़ा परेशान हो चुके हैं कि वो 11 तारीख को था, फिर पहले 12 को हो गया, तो बड़ा अस्त व्यस्त रहा, 2 दिन डिस्टर्बेंस रहा। तो अभी फाइनल कर लिए, जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको 2 लाइनों में सूचित कर दिया जाएगा कि ये डिक्लेरेशन, अगर ट्यूसडे छुट्टी नहीं करनी है तो फिर ट्यूसडे क्लास हो जाएगी, जो ना ले पाए ऑनलाइन ले ले, और अगर ट्यूसडे छुट्टी करनी है तो फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे उस हिसाब से छुट्टी की जाएगी, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सूचना मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आप टेस्ट ईमानदारी जरूर दें। ओके ग्रुप 12।